इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी 2024। ये नए साल का मेरा पहला वीडियो है। सुबह के 8:30 बज रहे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी अपने घूमने की जगह जा चुके होंगे और कई सारे लोग होंगे जो अभी इस टाइम पे मेरी इस वीडियो को देखेंगे। वैसे जो लोग जा चुके हैं उसके लिए तो काफ़ी बेहतरीन बात है, और जो लोग नहीं गए ऑब्वियसली इस नए साल में घूमने के लिए उन्हें जाना चाहिए। ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने काफ़ी पहले वीडियोस में बताया था, और इस साल एट द ट्रैवलिंग टाइम और भी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। आप में से कई सारे लोगों की पूरी फैमिली की डिफरेंट लिस्ट होगी घूमने के लिए। आप कहीं और, आपकी फैमिली, आपके सिस्टर कहीं और अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे होंगे। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बढ़िया टेम्पल जाना होगा, किसी के लिए अच्छी माउंटेन, किसी के लिए बढ़िया पिकनिक प्लेस, और किसी के लिए तो अपने घर में ही खुश होंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस यही है दोस्तों कि जो ट्रैवलिंग प्लेस आप पिछले साल गए थे, आई थिंक आप आज इस साल वहाँ नहीं जाने वाले हो, लेकिन एक बार नज़र घुमा के देखना है कि क्या उसकी हालात पहले और आज के मुकाबले वही है। जो आप प्लेस आप जा रहे हो, क्या पहले वो प्लेस उतना सुंदर था और आपके जाने के बाद क्या उतना सुंदर है। ये वीडियो बनाने का पीछे का पर्पस भी एग्जैक्टली यही है, और जिस जगह आप जा रहे हो उसके पीछे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या ये ट्रैवलिंग के पीछे ही एक खास कारण था? जो हमारा राम सेतु है, आज एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये डूबने के कारण है। जो हमारा सबसे बेस्ट वेस्ट बंगाल की पार्क थी सुंदरवन, वो एक्चुअली डूबने के कगार में है। ये पॉइंट समझने वाली बात इस चीज़ की है कि किसी जगह पे ओवर टूरिज़्म हो जाना कितना डार्क इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये वीडियो में मैं इसी चीज़ को दिखाने वाला हूँ। जिस जगह आप घूमने के लिए जा रहे हो उससे पहले आपकी जिम्मेदारी इस जगह पे क्या पड़ती है, आपको किस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल करना चाहिए जो आप कर सकते हो। ये वीडियो इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए है। आइए एक बार अच्छे से इस वीडियो में नज़र डालते हैं कि जो हमारा रिलीजन और हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, आज उनकी हालात पहले से क्या है, और आप जहाँ घूमने जा रहे हो उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है जिससे कि ये प्लेस अगले साल फिर आपके लिए घूमने के लिए बना रहे और आप वापस 2025 में एक नया प्लान उस जगह के लिए वापस कर पाओ। आइए एक एक करके इस वीडियो के पीछे की हार्ड रियलिटी को समझते हैं, द डार्क इम्पैक्ट ऑफ ओवर टूरिज्म। ये वीडियो दोस्तों हम लोग अपने धार्मिक स्थल से शुरू करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ख्याल करा जाता है, वैष्णो देवी श्राइन। 2021 के सेंसस के डेटा के बेसिस पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा लोग पर ईयर वहाँ पे विजिट कर रहे थे, और यहाँ पे टूरिज़्म अभी भी आज के डेट पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग बड़े शौक से यहाँ पे माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए जाते हैं, और स्पेशली फैमिली ट्रिप के मामले में वैष्णो देवी टॉप पे रहता है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी माता वैष्णो देवी का यात्रा सबसे पवित्र मानी जाती है, और वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। वैसे तो लोग ओवरऑल इंडिया से जो आते हैं वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से पहले त्रिकुट मंदिर के बेस पे कटरा टाउन, यहाँ पे लोग रुकते हैं। और इमेजिन नहीं करोगे, ये जो टूरिज़्म सेक्शन है इसके कारण ये जो कटरा टाउन है इसकी डेवलपमेंट पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। सबसे अच्छी बात तो इस चीज़ की है कि यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 70.2% है। हमारे इंडिया के लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा है। लोग यहाँ और भी इंडिया के लोगों से कंपैरिजन से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लोग सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देख समझ पाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह से लोग आते हैं तो वहाँ के लोगों की अपनी फील्ड की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चूँकि जो कटरा स्टेट है इसकी पॉपुलेशन अराउंड 7,000 के आसपास थी 2001 के सेंसस के बेसिस पे, और जो एस्टिमेट टूरिज़्म इकॉनमी रही थी यहाँ पर ईयर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 5,468 करोड़ की थी। ज्वेलरी, फूड, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ के ढाबा और यहाँ के टूरिज़्म के लिए जो भी कंपनी होती है वो इस जगह से कमाती है। ईयर ऑन ईयर जो ये कटरा स्टेट है इसकी इकॉनमी अपने आप में एक बहुत डेवलप है, लेकिन इसका डार्क साइड भी उतनी बुरी तरीके से है। यहाँ के लैंड सारे परचेज कर लिए गए थे जो बेसिकली एग्रीकल्चर और वहाँ के इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता था, जिसमें मेजर फॉरेस्ट और वहाँ की लैंड, वहाँ का माउंटेन्स एग्जिस्ट करता था। ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होटल, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट के लिए बढ़िया से बढ़िया रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया गया। टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होटल, रेस्टोरेंट्स थे वहाँ के फॉरेस्ट ख़त्म होते गए। ओवर द मैप अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बेसिकली डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ के जगहों के ऊपर में।
अब इतनी तेज़ी से जो टूरिज़्म पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसे हम ओवर टूरिज़्म कहते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ के एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर पे पड़ गया। यहाँ पे मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूँ जो बेसिकली 2 साल के लिए करी गई थी। 3 रेस्टोरेंट, 3 क्रॉसिंग और 3 यहाँ के होटल्स के ऊपर में बेसिकली यहाँ के एयर में डायरेक्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिला। वैसे तो ये लिस्ट ऑफ गैसेस उन जगह पे और भी ज़्यादा थे जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा चल रहा था। जब थोड़ी सी स्टडी और पर्टिकुलरली होटल पे जाके करी गई तो यहाँ के रेस्टोरेंट और ऑनर से बात करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी डिस्पोजल्स थे, ओपन ग्लास थे, प्लास्टिक बैग, इन सब चीज़ों को ओपन एयर में जला दिया गया और जितने भी फूड थे जो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पा रहे थे उसे बैन गंगा में बहा दिया गया। और ये गंगा और ये प्लास्टिक, ये बात दोनों याद रखना दोस्तों, क्योंकि आगे की वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम अपनी पॉइंट पे अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 4 धाम की इस यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन सब में लोग सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। 2023 के डेटा के बेसिस पे 30 लाख लोग गए थे। और इतनी तेज़ी से जो बढ़ती टूरिस्ट पॉपुलेशन है, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ के कंस्ट्रक्शन कंपनी, ब्रिज, पुल, इन सब का सुविधा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो ये केदारनाथ की यात्रा है, अभी इस धार्मिक स्थल से ज़्यादा पिकनिक प्लेस के लिए जाना जा रहा है। लोग घूमने के लिए ज़्यादा जाते एज़ कम्पेयर टू अपने तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए। अब बेसिक सी बात है कि अगर अधिक से अधिक टूरिस्ट उस जगह पे आ रहे हैं तो वहाँ पे बढ़िया होटल, रोड, बढ़िया जगह, एक अच्छी फ्रेश, ठीक है, क्लीननेस भी दिखनी चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जाके वहाँ के माउंटेन फॉरेस्ट पे पड़ गया। इस पॉइंट पे एक सुप्रीम कोर्ट के मेंबर और वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, इनने बताया था कि जो हिमालय का टॉप है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ है, इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज ना करा जाए। बेसिकली 4 धाम की यात्रा के लिए जो रेलवे ट्रैक है, रोड्स है, जो वहाँ की सिटी डेवलप करी जा रही है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इन हिमालयाज़ में सेंसिटिव एरियाज़ में बिना कोई बेहतर मेजरमेंट के काम किए गए, जिसके कारण ऋषि गंगा 2011 का जो फ्लोड था, इनका मेजर कारण ठुकराया गया। बेसिकली आज भी आप अगर देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से जो हमारा उत्तराखंड है ये सिंक कर रहा है और इसका एक मेजर कारण ये ओवर टूरिज़्म भी बन गया है। इस जगह पे ज़्यादा टूरिज़्म क्रिएट हो रहे हैं जिसमें बेहतर बिजनेस क्रिएट करने के लिए बिना एनवायरनमेंट का ध्यान रखे हुए चीज़ें करी जा रही है और जिसका इम्पैक्ट वहाँ के आम लोगों पे पड़ता है। और इसका असर बाद में जाके कहीं हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि यह लैंडस्लाइड कर गया और इसमें इतने सारे लोग मारे गए और इतने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। जहाँ से मैंने ये आर्टिकल पाया था वहाँ पे इनके राइटर बाड्री राणा ने एक पोएम भी इंक्लूड करा था, जो एक खुद ही एक सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है। वो बताते हैं कि वो लोग जो पहाड़ और वैलीज़ में रहते थे, जो आज मर गए, उनकी उम्मीद थी कि ये पहाड़ और वैली उनके लिए कुछ बोलेगी। आज ये पहाड़ और वैली खुद ही इनकी जान ले रही है। पता नहीं इसका कारण कौन है और कब ये पहाड़ हमारे लिए बोलेगी। और इन टूरिज़्म के कारण आप ये बात नहीं मानोगे दोस्तों, ये पहाड़ और वैलीज़ आज वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक ख़तरनाक जगह बन गई है। इन पहाड़ों के गिरने के पीछे का कारण कौन है और इसके गिरने के कारण नुकसान किनका हो रहा है, ये कवि आज भी उन्हीं पहाड़ों से पूछते हैं। ज़रा सोच के देखना, इस कविता के पीछे बहुत डीप मीनिंग है। इस पॉइंट पे आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसी चीज़ पे है, माउंटेन क्लाइंबिंग। अब बिलीव नहीं करोगे, पिछले कई सालों से लोगों की एक अलग ही टाइप की चॉइस बनी है माउंटेन क्लाइंब करने की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। सालों से कुछ हज़ार संख्या में लोग माउंटेन चढ़े हैं जो सही सलामत वापस लौट के आ गए, और जितने मरे उसका फ़िलहाल तो कोई पता नहीं है। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसका एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं बनता है माउंटेन चढ़ने का, बिना कोई प्रायर एक्सपीरियंस के सिर्फ लाखों रुपए कंपनीज को देकर बड़े बड़े माउंटेन्स चढ़ाए जाते हैं। पिछले कई सालों से नंबर ऑफ आर्टिकल्स छप गए हैं जिसमें क्लियरली हेडलाइन मेंशन है, माउंट एवरेस्ट इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड एंड पोल्यूटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी पहाड़ जिसमें इतनी कड़े ठंड पड़ रही हो, वो भी ओवर पॉपुलेटेड कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सच बात है। पिछले 2013 के डेटा पे 700 से भी ज़्यादा फॉरेनर और हज़ारों की संख्या में नेपाल से लोग पहाड़ों पे चढ़ के वापस लौट गए।
ये बात तो सही है कि एक बेहतर प्रैक्टिस करने के बाद हम माउंटेन्स चढ़ के वापस सही सलामत आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की डार्क हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो बोलोगे कि भाई साहब क्या ही चल रहा है। इस माउंटेन में क्लाइंब करने के लिए जो लोग ट्रेंड नहीं है, कारण लोग लाखों रुपए पे करते हैं इस कंपनीज को माउंटेन चढ़ने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई कहेगा कि भाई तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ा दो तो आप एक्साइटेड होगे कि क्योंकि इतनी बड़ी माउंटेन चढ़ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इस चीज़ पे चढ़ने के लिए लोग कैरी करते हैं बड़े बड़े बैग, ऑक्सीजन टैंक। कुछ चीज़ों में कुछ जगह पर ये चीज़ें ठीक भी है, ऑक्सीजन टैंक होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो गार्बेज कैरी करी जाती है इसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे टन्स ऑफ नंबर ऑफ गार्बेज माउंटेन के उस पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पे आम लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने से पहले कैंप्स होते हैं जहाँ पे लोग ठहरते हैं, जिसमें वहाँ पे उसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए रखा जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, फिर हम आगे पॉइंट पे जाते हैं। और बेसिकली इन्हीं सब कैंप के ऊपर में स्टडी करी गई तो इनके आसपास में यहाँ पे टन ऑफ गार्बेज मिले, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हमारे चिप्स, कुरकुरे और इवन खाने के जितने भी पैकेट्स थे वो सब इंक्लूडेड था। यहाँ पे स्ट्रेस वाले प्रॉब्लम को तो 1996 में ही एक बुक में बड़ी अच्छे से मेंशन किया गया था, द क्लाइंब ऑफ माउंटेन इन द थिन एयर में बताया गया था कि कैसे जो बेस कैंप पे लोग रुकते हैं उसके आसपास कचड़ों की ढेर लग जाती है इस खूबसूरत माउंटेन में। ओवर द ईयर एस्टिमेट करा गया था कि 2014 के अराउंड 10 टन गार्बेज जो है हिमालयाज़ पे ऑलरेडी हैं, जिसमें वहाँ के नेपाल के गवर्नमेंट ने 60 टन तक निकलवा दिए थे और बाकी अभी भी वहीं पे अवेलेबल है। अब खुद ही सोच के देखो दोस्तों, अगर इतनी भारी लेवल पे गंदगी अगर यहीं पे होगी तो आखिर बचेगा क्या। यहाँ पे जब और डीप रिसर्च करी गई तो साइंटिस्ट का कहना है कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो वहाँ के जो ग्लेशियर है वो पर डे 4 फीट गल जाती है। बेसिकली डायरेक्टली मेंशन किया गया कि जो यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबर हैं, यहाँ की जो कंपनी है जो इसे चढ़ाती है वो वापस क्लीननेस के ऊपर में ध्यान नहीं देती है। ऑब्वियसली एक ऐसा जगह जहाँ पे गवर्नमेंट का भी ज़्यादा अटेंशन नहीं जाता है, लोग अपने सामान लेकर सही सलामत ऊपर तो चढ़ते लेकिन वापस उसे कैरी ऑन करके नीचे लेकर नहीं आते। माउंटेन के ऊपर में बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं जिसमें ह्यूमन वेस्ट होता है, टॉयलेट्स होती हैं और ये ग्लेशियर गलती है तो उसके साथ ये मिलकर वापस ज़मीन पे आती है। वैसे इस पॉइंट पे तो दोस्तों मैं अगली वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ द क्लाइंबिंग माउंटेन के ऊपर में, जिस पे मैं बड़ी डिटेल्स में बताऊँगा कि एक्चुअली में जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये कैसे एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स, डीप और बड़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड चीज़ रही है लोगों के साथ। अगर हम लोग अपने पॉइंट पे वापस चले तो जो हमारी गंगोत्री है और जो हमारा गंगा का मेन रिसोर्सेस है इन्हीं कैलाश माउंटेन से कहीं निकल के आता है और गंगा वहीं से कहीं निकल के गंगोत्री, उत्तराखंड, इलाहाबाद, कानपुर, उत्तर प्रदेश और उसके बाद वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट रिलीजियस प्लेस हमारा काशी, वाराणसी तक पहुंचती है। वैसे तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे भारतीय इतिहास में एक्चुअली में गंगा और ये गंगा माँ इनका कितना वैल्यू है। लोग नहाने के बाद अपने आप को पवित्र समझते हैं और इवन अपने अंतिम सांस भी इसी के कहीं आसपास रहते हैं कि अगर कि मिट्टी गंगा में मिल गई तो बात ख़त्म, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और ये रिलीजन कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है। इस 2024 में आई थिंक आप में से कई सारे लोगों की ट्रिप प्लान भी होगी कि गंगा नहाने जाना है। ये बात बताते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है दोस्तों, लेकिन हर साल गंगा नदी का पानी गंदा होते जा रहा है। ओवर द टाइम लोगों का ये भी कहना था कि गंगा नदी मेनली गंदा हो रहा है, कानपुर में जितनी कंपनीज़ है वो डायरेक्ट अपने वेस्ट डंप करती हैं नदी पे, जिसके कारण मेजर वाटर वहाँ का गंदा हो जाता है। Symbol of pollution in Ganga for decades. People used to refer to Kanpur that अगर Kanpur, if you can clean Kanpur, then perhaps Ganga can be cleaned. वैसे बड़ी क्लियर सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि अगर आप गंगा नदी में नहाने के लिए जा रहे हो तो इसकी केयर करो, क्योंकि अगले साल हो सकता हो आपकी प्लानिंग फिर यहीं पे बने और आप वापस आओ। वैसे हमारी सरकार और यहाँ के NGOs के थ्रू कांस्टेंट एफर्ट लगाया जा रहा है नदी को साफ़ करने के लिए। टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये नदी ऑब्वियसली साफ़ देखने को डेफिनेटली मिलेगी। हम लोग अपने पॉइंट पे अगर वापस आए दोस्तों तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, वाराणसी, वैष्णो देवी और 4 धाम, इन सब का रास्ता ख़त्म होता है तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में लोग ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, नेपाल, कुल्लू, मनाली, लद्दाख, सिंगापुर, दुबई,
इन सब जगह में बीचेस, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, बड़े पार्क, स्विमिंग पूल, इन सब का मज़ा उठाते हैं नए साल में। और आगे हम लोग एक एक करके एक बार इन सब के पीछे भी नज़र डालते हैं। वैसे तो सबसे पिछले 1-2 साल में अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में दुबई में लोग सबसे ज़्यादा विज़िट करें और यहाँ पे टूरिस्ट के मामले में बीचेस और समुद्र में नहाने का मज़ा हर लोग उठाना चाहते हैं। रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि यहाँ के सबसे फेमस बीच मरीन, अगर यहाँ पे नहाते हैं तो आपको पानी में केमिकल इन्फेक्शंस, आपकी वाटर क्वालिटी और सैंड में जो प्लास्टिक कंटेनमेंट है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एशिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी सिंगापुर, ऑलमोस्ट इन सब के बीचों में भी सेम ही हाल हो रखा है। थाईलैंड, मालदीवी, इन सब में नामी बीचेस है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने जाते हैं। आज के डेट पे मालदीवी डूबने को है। इसके पीछे यहाँ पे सी लेवल राइज कहा जाता है और सी लेवल राइज का पीछे मैंने आपको कारण बताया कि ओवर पॉपुलेशन होने के कारण जो हमारा हीट लेवल बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर्स गल रहे हैं। और अब मालदीवी में ऑलमोस्ट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 20 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन बची है जो अगले 20 से 30 साल और रहेगी, उसके बाद मालदीव पूरी तरीके से डूब जाएगा। इसमें भी जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। ज़रा सोच के देखना, पूरे वर्ल्ड का 12% प्लास्टिक मालदीवी में अकेले है, अराउंड 43,000 टन। ये एस्टिमेट अमाउंट है, इससे कहीं ज़्यादा है। थोड़ा सा और नज़दीक आओगे तो हमारा नेपाल, ये खुद ही अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है और यहाँ पे इसकी खुद इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वहाँ की चीज़ें पोल्यूटेड हो सके। लेकिन कंप्लेन इस चीज़ की है कि यहाँ का एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। पिछले साल से इस साल की एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा रही है। यहाँ का टूरिज़्म इम्पैक्ट किया है सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि नेपाल में वहाँ का फॉरेस्ट जला है और जिसके कारण वहाँ की एयर पोल्यूशन डिफेक्ट हुई है। ओवर द टाइम ह्यूमन एक्टिविटी सबसे मेजर कारण बना इसके पोल्यूटेड होने का। वैसे इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं। एक बार नज़र डालो इस वर्ल्ड मैप पे, तो अगर आप नीचे साइड के एशियन कंट्री को देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट के जितने भी कॉर्नर्स हैं सब में एक प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए मैंने आपको कहा था वीडियो के फर्स्ट में कि ये जो प्लास्टिक है इसका बड़ा ध्यान रखना, ये वीडियो में बड़ा मेजर रोल इम्पैक्ट करेगा। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, जो मैंने आपको हिमालयस बताया जहाँ से गंगा निकलती है, इन सब के पीछे हमारे एक मेन रिसोर्सेज का बड़ा हाथ है, वो है प्लास्टिक और आपके वो बैग पैक्स जिसमें आपने ऐसे प्रोडक्ट्स भरे हैं। सवाल यहाँ पे ये चीज़ का नहीं है कि पूरी सफाई आपको करनी है। क्वेश्चन ये है कि आपने जो सामान कैरी करा उसे वापस सही से अपने साथ लाए कि नहीं। उसे वहाँ पे डाल दो जहाँ पे इसकी जगह है, क्योंकि और यही एक छोटा सा कारण उस टूरिस्ट प्लेस की ब्यूटी फिर से बचाए रखेगा, जिसे आप अगले साल फिर विज़िट करने वाले हो या आपके बाद कोई और आपके फैमिली मेम्बर से विज़िट करेगा। और ये जो घूमने का सिलसिला है आपके बाद किसी दूसरी के लिए सेम ही ब्यूटी प्रेजेंट करेगा। ये प्लास्टिक की पोल्यूशन हमेशा पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लमेटिक है और इस टूरिस्ट प्लेस के टाइम पे इसकी क्वांटिटी और भी बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब हो जाता है जब हम इसे एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह पे छोड़ आते हैं जहाँ पे पूरे साल से सफाई हुई पड़ी है। पानी के अंदर तो ऑलरेडी ये एंटायर कॉन्टिनेंट ख़राब हो रखा है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। मेरी ओर से तो दोस्तों यही कहना है कि इस पूरे नए साल में मन से घूमो और नए नए जगह जाकर नए नए लोगों से मिलो। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है घूमने के लिए, लेकिन हाँ इसके कुछ रूल्स, पॉलिसी और आपकी घूमने से जो असर पड़ता है उस जगह में, इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों की केयर करनी होगी। आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा कि एक्चुअली में आपके होने से वहाँ पे नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। जैसे मैंने बताया था कि कटरा कितना ज़्यादा लिटरेसी रेट्स में इंडिया से आगे है। आपके घूमने से आप तो एजुकेट होते हो, वहाँ के लोग भी एजुकेट होते हैं, जिससे दोनों को ओवरऑल फ़ायदा होता है। और मेरी ओर से इस वीडियो को सम अप करते हुए मैं यही कहूँगा कि हाँ, घूमना एक अच्छी चीज़ है और घूमने के साथ उस जगह की केयर करना भी उतनी ही बेहतरीन चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के टॉपिक के साथ। थैंक यू।